सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, ज्वाइंट सेशन में पहले बड़ी अहम जो है वो बिल्स मंजूर कराया गया हुकूमत की जानिब से। आज सेनेट में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ पर अददी अक्सरियत हुकूमत ने अपनी साबित कर दी और यहाँ पर भी जो बिल्स थे वो मंजूर हो गए। एक तरफ अपोजिशन शोर शराबा और हंगामा आराई करती रही, लेकिन दूसरी जानिब बिल्स भी मंजूर होते रहे, जिसमें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुतादिद बिल्स थे जो कि इस शोर शराबे में हुकूमत ने मंजूर करवा लिए हैं। अब अपोजिशन क्या हिकमत अमली अपना रही है, क्योंकि इससे पहले भी अपोजिशन ने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज किया जाएगा, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। बहुत सारी बातें भी की जा रही थी, जिस तरह मैंने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अपोजिशन ये कह रही थी कि ना ही हम बिल मंजूर करवाने देंगे बल्कि हुकूमत को शदीद नाकामी होगी। ऐसा तो नहीं हुआ, हुकूमत बिल्स मंजूर कराने में कामयाब हो गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामलात हों या दीगर मामलात, अब अपोजिशन करेगी क्या, अपोजिशन के पास क्या चॉइस बची है, इसी पर हम जरा बात और थोड़ा तजिया भी लेंगे। हमें ज्वाइन करें इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम तर जो सूरत हाल, ज्वाइंट सेशन से लेके अहम कानून साजी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, ज़ाहिर इस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होना बाकी हैं, लेकिन अपोजिशन की किरदार को आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो में? क्या अपोजिशन क्या करती? अपोजिशन के पास नंबर कम थे, तो जिसके पास नंबर कम होंगे वो हार जाता है। इसमें कोई नई बात तो नहीं हुई। क्या करती है अपोजिशन? वहाँ पे कुर्सियां तोड़ देती, आग लगा देती है पार्लियामेंट की बिल्डिंग में या अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए, पार्लियामेंटी जमहूरियत में जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। कोशिश तो होती है अपोजिशन की कि वो आखिर लम्हे तक फाइट करे और वोट अपने ज्यादा करे। एक बात जो सब लोग आप नहीं कहना चाहते हो तो ये है कि अपोजिशन के नहीं थे कि जो बहुत अरसे से हुकूमती पार्टी और उसके तर्जमान नून में से शीन और शीन में से नून निकाल रहे थे ना, वो नहीं था। और तमाम की तमाम अपोजिशन मुतहद थी। अगर ये पीडीएम टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट के अंदर वो सारे मुतहद थे, एक दूसरे के साथ खड़े थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें खुल के वोट दिया है अपना गवर्नमेंट के खिलाफ। और गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट में अपना शामिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, अपना MQM, इसमें शामिल है बहुत सारी और छोटी छोटी तंजीमें और इंडिपेंडेंट GDA, ये बिल्कुल, और बाप बिल्कुल। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई कामयाबी, ऐसी कोई विक्ट्री नहीं जिस पर ये बगलें बजाई जा रही है। बहुत कोई बड़ी बात हो गई है और न्यूट्रल एम्पायर लाने की बात की जा रही है। मसला मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि जहां पे ये वोट डाल रहे थे, इनके डेस्क के ऊपर, सबके डेस्कों पे बटन था इलेक्ट्रिक। क्यों नहीं इस्तेमाल करवाया जनाब स्पीकर ने? आपको अजीब बात लग रही है ना मेरी? जी। हर जो आदमी था उसके बेंच के ऊपर एक बटन होता है जो हक या मुखालफत में। क्यों नहीं स्पीकर साहब ने कहा कि बटन दबाएं और हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग देते? क्यों नहीं कोशिश कर लीजिए वहां पे? तो बातें करनी बड़ी आसान है। मसला सिर्फ यह है कि जो तजिया है बरसेकदार पार्टी का, जो उसने बहुत मेहनत से हासिल किया है, उसमें ये उनको बताया गया है कि पाकिस्तान में उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है। उसकी वजूहात ये है कि उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, महंगाई है और ऐसे मसाइल है। इसलिए अब उनको एक ऐसा इलाका चाहिए जहां से उनको वोट मिलने की उम्मीद हो। उसमें से ये तरीका तो है कि वोटिंग मशीन पे काम शुरू किया जाए, दूसरा है कि गैर मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तान, ये है सारा प्रोसेस। इसमें ना तो दाल सस्ती होनी है, ना घी सस्ता होना है, ना चीनी सस्ती होनी है, ना आटा सस्ता होना है, ना स्कूलों के अंदर टाटों के बजाय बेंच आने हैं। सब बातें हैं करने की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, इससे कोई गवर्नेंस में तब्दीली नहीं आएगी, गरीब आदमी के हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अब जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, अभी प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन बनाएगी हुकूमत? देखिए, बात की जहाँ तक ये सियासत कर रहे हैं,
इन्होंने ये सियासत काफी अच्छे से शुरू की थी, शायद आपको याद नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के सफीरों की तौहीन की थी एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली। मैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए, गैर मुल्की पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि देखें मैं आपके मसाइल के लिए अपने सफीरों की भी बेइज्जती कर देता हूँ, ये सियासत है। रियासतें ऐसे नहीं चलती, उनको वोट का हक है, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अब ये तो तय करना पड़ेगा ना वो वोट कैसे देंगे, उनकी लिस्टें कौन बनाएगा। सही बात है। चलाकी ये की गई है कि जो हक था लिस्ट बनाने का इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के पास, वो लेके नागरा को दे दिया गया। ये है सियासत, ये है बारीक खेल जो ये खेलना चाह रहे हैं। ठीक, सही। अब सवाल है कि वो वोट कहाँ डालेंगे। मसलन कराची के, मैंने परसों भी कहा, कराची का 50,000 आदमी बाहर रहता है, वो 50,000 आदमी कहाँ वोट डालेगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डालेगा, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डालेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, ये सारा मसला भी तय होना है। और ये मसला पार्लियामेंट में तय हो जाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं होने दिया, जो इन्होंने नहीं होने दिया। ये सवाल जो हम कर रहे हैं, ये लोग पार्लियामेंट में हमें यही सवाल करने थे और इनको इन सवालों का जवाब देना, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी की गई। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो दीगर खबरें हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में जैसे ही सर्दियां आई हमने देखा गैस का बहरान बढ़ गया है, क्योंकि सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की खपत में इजाफा हो जाता है। रवा साल भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो या बलूचिस्तान गैस की किल्लत से मुतासर हो रहे हैं। मौसम सरमा की इब्तिदा होते ही कोयटा में LPG की कीमत में फ़ी किलो 70 रुपये का इजाफा हुआ। LPG की फ़ी कीमत, जो फ़ी किलो कीमत थी, वो गुज़िश्ता साल 130 रुपये फ़ी किलो थी, जो बढ़कर अब 230 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में LPG के साथ साथ लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों कौम से खिताब के दौरान रवा साल मौसम सरमा में मुल्क में गैस की शदीद कमी की पेशगोई की गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से घरेलू और तिजारती सार्फिन को मौसम सरमा में गैस की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी में कमी कर दी जाती है। दूसरी जानिब सनत और तिजारत को भी गैस की बंदिश का सामना करना पड़ता है। सिंध, पंजाब और KP के कई इलाके हैं जहां पर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। गुजरांवाला में सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस प्रेशर में कमी हो जाती है। मीरपुर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कुछ इलाकों में तो गैस की फराहमी बिल्कुल मुअत्तल हो जाती है, जबकि कुछ इलाकों में न होने के बराबर गैस होती है। कराची के जो सनतकार हैं उन्होंने भी गैस न मिलने की शिकायत की है, जबकि हुकूमत की जानिब से घरेलू तिजारती सार्फिन के लिए सर्दियों में गैस के बजाय बिजली इस्तेमाल करने का मराठी पैकेज भी दिया गया है। अब सूरत हाल क्या है, ज़रा उस पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं, क्योंकि LNG की कमी है। और जिस तरह से हमने पहले भी कई प्रोग्राम्स में बात की कि LNG के हवाले से मुआहदे हुकूमत ने लेट किए। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में LNG की फराहमी में 83 MMCFD कमी का तखमीना लगाया गया था, जबकि नवंबर के मुकाबले में जनवरी में LNG की फराहमी में 19 MCFD कमी का इम्कान हुआ। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में LNG की फराहमी में 64 MMCFD इजाफे का तखमीना लगाया गया। जो मकामी गैस है उसकी पैदावार के बारे से बात करें वो कितनी है, तो 17 से 18 तक मुल्क में गैस की मकामी पैदावार 14 MMCFD थी, और ये गुज़िश्ता माली साल तक 9,62,397 MMCFD तक गिर चुकी। मकामी पैदावार में कमी की वजह से गैस को दरामद किया जा रहा है, जो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत का सिर्फ 23% हिस्सा पूरा करती है। दिसंबर 2021 में 592 MMCFD गैस की किल्लत का तखमीना लगाया गया है, और जनवरी 2022 में 772 MMCFD गैस की किल्लत जो है वो हमें इसका सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने CNG सेक्टर की जगह बरामदी शोबे को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी यकीनी बनाने का फैसला किया है। CNG सेक्टर को 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद भी की जा सकती है। तवानाई कमेटी ने सर्दियों में गैस सार्फिन को गैस की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत तो की है, लेकिन जनरल इंडस्ट्री को भी 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने का ये फैसला सामने आया है। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर अब्बास साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं गैस एंड ऑयल के। ताहिर अब्बास साहब, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी है,
जिस पर हुकूमत को जवाबदेह भी होना है। हम बात करें अगर LNG की, तो LNG के जो ठेके लिए जाते हैं, जो ख़रीदारी की जाती है, उसकी तारीख क्या होती है, हमारे पास मुद्दत क्या होती है, और इस बार हुकूमत ने किया क्या जिसकी वजह से गैस में एक बार फिर हमने देखा कमी हो गई है सर्दियों में, जैसे ही सर्दियाँ आई हैं। जी देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं कि हमारे मुल्क में RLNG किस तरीके से इंपोर्ट होती है, तो हमारे मुल्क में जो टोटल इंपोर्ट की कैपेसिटी है RLNG की, वो तकरीबन 1200 MMCFD की है। अच्छा। और इसमें से हम लोग तकरीबन जो है वो 650 से 700 MMCFD जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और बाकी जो कैपेसिटी है वो स्पॉट कार्गो से जो है वो हम लोग परचेज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। तो लॉन्ग टर्म कार्गो में ऐसा होता है कि वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा होगा 5 साल का होगा, 10 साल का, 15 साल का, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। और स्पॉट कार्गो का ये एग्जैक्टली मतलब होता है कि हम अपनी डिमांड को एसेस करते हुए वो स्पॉट परचेजेस करते हैं, जो कि हम हर महीने की बेसिस पे जो है वो कर रहे होते हैं। तो अगर आप रेशियो देखें तो तकरीबन 65% जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और रिमेनिंग 35% जो है वो स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अब इसमें होता ये है कि जब सर्दियां आती हैं तो हमारे मुल्क में जो गैस की डिमांड है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान का जायजा लें तो घरेलू 3.5-45% तक जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो जब ये सर्दियां आती हैं तो इंडस्ट्री की डिमांड भी होती है, घरेलू सार्फिन की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो गैस की कमी हमें। अच्छा, ये डिमांड और सप्लाई का मसला भी है, लेकिन जब हमने लॉन्ग टर्म कार्गोज की बात की ना, उस पर जरा मैं सवाल भी आपसे करूंगी। मेरे साथ ही ताहिर साहब रहिएगा। जिस तरह आपने बात की कि जी तलब और रसद का मामला होता है, ज़ाहिर वो तो होता ही है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपने बात की कि कार्गोज के वजह से हम लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग की हुई होती है। तो कार्गोज जो थे जब हमें मंगाने ही थे, और हमने वो कार्गोज रिक्वायर्ड कितने थे जो हमने नहीं मंगाए, और उसमें ताख़ीर हुई, तो फिर हमें क्या परेशानी होती है? क्या इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट का मसला आता है हुकूमत का? जी देखिए, इसमें जो है ना, वो पहले एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है गैस की, वो जो है वो पिछले 3-4 साल से जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। हम लोग तकरीबन 1300 MMCFD करते हैं। अब वो होते, अगर मैं आपको इस महीने का नंबर बताऊं तो हम लोग तकरीबन 3300 MMCFD जो है वो उस पे आ गए। तो उसमें जो नेचुरल डिप्लीशन है वो हमारे मुल्क में है, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई बड़ी डिस्कवरी जो है वो पिछले 10-12 सालों में नहीं हुई। तो ऑब्वियसली जो गैस इस वक्त मौजूद है हम उसको कंटिन्यूसली कम होगी। तो एक तो हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारी डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। हमारे घरेलू सार्फिन की डिमांड इंक्रीज हो रही है, हमारी इंडस्ट्री की डिमांड इंक्रीज हो रही है, CNG सेक्टर की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि गाड़ियों की सेल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो डिमांड एक तरफ बढ़ रही है, लोकल सप्लाई कम हो रही है। अच्छा, अब उसको ब्रिज करने के लिए, तो हमें क्या पता नहीं था कि हमारी सप्लाई कम है, हमारी डिमांड ज्यादा है? कि पाकिस्तान की हुकूमत को पहले से ही मालूम नहीं होता कि इस मौसम में आएगा मामला? जी देखिए, इसमें एक जो सेक्टर है जिसपे गवर्नमेंट को आई थिंक थोड़ा फोकस करना चाहिए कि जो डिमांड को एक्सेस करना है, आपने डिमांड का अंदाजा लगाना है, उसमें थोड़ा सा और गवर्नमेंट को बेहतरी लाने की जरूरत है कि डिमांड हमारी किस हद तक बढ़ जाएगी और हमें कितनी सप्लाई की जरूरत होगी, तो हम अकॉर्डिंगली जो है वो उसको मैनेज, ये पहले से काम करने की जरूरत होती है। जी जी बोलिए, प्लीज कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल। एक इसमें और सेक्टर ये भी था कि देखिए, इस तरह की प्राइसेस हैं वो हिस्टोरिक हाई लेवल पे चली गई हैं। सिर्फ मैं आपको आइडिया दूं कि जो इस वक्त गैस स्पॉट कार्गो $35 पर MMBTU पे मिल रहा है, वो पिछले साल हमें $60, $60.5 पर MMBTU पे मिल रहा था। तो कोविड के बाद जो एक रिकवरी का सिनेरियो आया है, तो अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में आज जो है वो डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। सही है। तो गवर्नमेंट का एक पॉइंट ये है कि उनको लगता था ऐसा कि अगर प्राइस नीचे आ जाएगी तो फिर वो बेहतर बाइंग करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नीचे नहीं आई। जो हमें शायद सस्ती मिल जाती वो भी हमें ज़ाहिर महंगी खरीदनी पड़ी। यहाँ पर भी कुछ मिसमैनेजमेंट तो हुई, लेकिन ज़ाहिर है कोविड के बाद प्राइस भी काफ़ी अप हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर अब्बास, आपने बड़ी अच्छी और बड़ी सिग्निफिकेंट मैं कहूँगी कि गुफ्तगू की और बताया कि मामला आ कहाँ रहा है डिमांड और सप्लाई के अलावा। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। कुछ मकबूजा कश्मीर की मैं बात करना चाहूँगी आज के दिन में, जहाँ पर हमने देखा कि श्रीनगर में भारतीय फौज ने एक जाली नाम नेहाद ऑपरेशन किया और उसकी आड़ में 2 मासूम शहरियों, 2 हुर्रियत रहनुमाओं को शहीद किया। एक शहरी दुकानदार था जबकि दूसरा डॉक्टर था। भारतीय फौज ने शहरियों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशें वुरसा के हवाले करने से इनकार किया।
2020 के काले कानून के मुताबिक उनको खुद से दूर किसी इलाके में दफनाया, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ वर्षा ने श्रीनगर में एहतजाज किया और इंसाफ तो दूर अपने प्यारों की लाशों के लिए वो इल्तिजाएं करते रहे ताकि वो खुद से अपने प्यारों की तदफीन कर सकें। लेकिन गुज़िश्ता रात भारतीय हुकूमत ने दबाव में आकर जब सोशल मीडिया पर दबाव आया, वैसे दबाव आया तो 2 लाशें वर्षा के हवाले भी की। अमूमन लाशें वापस नहीं की जाती, मगर क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, मोदी सरकार को लाशें वापस करना पड़ गई, वरना कोरोना का बहाना बनाकर लाशें न देने का ये सिलसिला 2020 से चला आ रहा है। सोशल मीडिया पर मकतूल की बेटी ने भारतीय फौज की सफाकियत और हैवानियत को बेनकाब किया और बताया किस तरह वर्दी में लिपटे दहशतगर्द लाश मांगने पर उसके सामने हंसते रहे और उसके दुख और तकलीफ का मजाक बनाते रहे। मैं चाहूंगी कि उस बच्ची का, उस लड़की का सुनाऊं भी कि उसने क्या कहा, फिर जरा इस पर गुफ्तगू करते हैं। देखिएगा, तना बता रही है पूरा वाकया कि उनको टेररिस्ट करार दे के उनको मारा गया। वो एक काम करने वाले एक दुकानदार था, एक डॉक्टर था सर्टिफाइड, और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर दुनिया ने अपनी आंखें क्यों बंद की हुई हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अब्दुल हमीद लोन साहब कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं, आपको भी हम सर वेलकम कहेंगे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ज़ाहिर कश्मीरी अपने हुकूक़ की जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो काला कानून है और उसके ऊपर जिस तरह 2020 से अमल किया जा रहा है और ये आपका वाक़या, क्या कहेंगे आप? दुनिया का इसमें क्या किरदार नजर आता है आपको कश्मीर के मामले पर? देखिए, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड जोन है, जहां 15 लाख से ज्यादा अफवाज हैं। हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, खूबसूरती का माहौल है, हर चौराहे पे, नाके पे वहाँ हमारी तजलील होती है, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जहां भारतीय काबिज फौजियों को ये ड्रिबुनल लॉज के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, शूट टू किल कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। 2 दिन पहले का जो वाकया पेश आया, बेगुनाहों को मारा गया, ये एक लंबी फहरिस्त है ऐसी जाली मुकाबलों की, जहां भारतीय काबिज फौज जो अपने आप को बहादुर फौज कहती है, ये उनकी बुज़दिली है, क्योंकि ये जंग हार चुके हैं और ये शिकस्त से 2-4 है। अब निहत्ते लोगों पे ये जदीद अब्दुल हमीद साहब, ये 2020 से लेकर कितनी बार इस तरह के जाली मुकाबले हो चुके हैं? ये बेशुमार वाक़ात हुए हैं। मेरे ख्याल में कोई 40 से ज्यादा ऐसे जो जाली मुकाबले हुए हैं जो रिपोर्ट हुए, और जहां पर लवाहिकीन ने इन जाली मुकाबलों की तहकीकात का भी मुतालबा किया, ताहम आज उनका जो है वो कोई तहकीक नहीं हुई है। कोई बैन-ए-अक़वामी जो जस्टिस इदारे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वॉच है या ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, उन्होंने भी कोई अमली इस हवाले से अपना काम नहीं किया कि हक़ाइक़ को हम जान सकें। तो हम कश्मीर के अंदर इस वक्त काला कानून और वहाँ पर अंधा राज है, जहाँ मोदी के बेलगाम फौजी कश्मीरियों को बेर बकरियों भाग रहे हैं, वहाँ मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, वहाँ पर तशद्दुद है, मास रेप्स हैं, और इन लोगों को वहाँ नामालूम जगहों पे ले जाकर दफनाया जाता है। जहाँ हमारे बुनियादी हुकूक सलब हैं, वहीं हमारे रिलीजियस राइट्स भी सलब हैं। और कल के वाक़े ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ दिया, जहाँ हमारी बच्चियां रो रही हैं, चीख रही हैं, तमाम दुनिया का कोई भी महज़ब इदारा, कोई भी महज़ब मुल्क सामने नहीं आ रहा है। सबने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। सही कह रहे हैं अब्दुल हमीद साहब, क्यों आंखें नजर नहीं आता कश्मीर और कश्मीरी बहन भाइयों पर इतना जुल्म? जमील अहमद साहब, क्या वजह है? कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा और उसके कवानीन? क्यों किसी को नजर नहीं आता? कहाँ इंसानी हुकूक की तंजीमें? इतना जुल्म सितम कि इंसानियत कांप जाए, लेकिन कोई बात ही नहीं करता इसके ऊपर। जी, बेशुमार इस पे लिखा गया है, बेशुमार कहा गया है, और इसमें सिर्फ इस महीने में 25 बेगुनाह कश्मीरियों को सर्च और कार्डन के सिलसिले में गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ पहना के उन्हें कत्ल कर दिया गया और लोगों के सामने कत्ल कर। ये जुल्म और ये दरंदगी कोई नई बात नहीं है। पिछले को तकरीबन 20 सालों में टोटल 1 लाख से ज़्यादा अफराद को इसी तरह कत्ल किया गया है। तकरीबन कस्टोडियल किलिंग जो है उसमें 1 लाख से ज़्यादा तो जो वो फौजी जो कत्ल हुए हैं लोग, लेकिन जिनको हथकड़ियाँ पहना के कत्ल किया गया है वो तकरीबन 9000 के करीब हैं। और जी, इसी तरीके से सिविलियन अरेस्टेड तकरीबन 2 लाख के करीब हैं, और वुमेन विडोज जो हैं 30,000, चिल्ड्रन इसी तरह जो हैं 1.5 लाख के करीब
वो बेचारे यतीम हो गए। तो ये तमाम चीज़ें हमने 131 सफ़ात पर मुहित एक डोजियर हवाले किया है अक़वाम मुत्तहिदा की, और अपने तमाम हमने अपने मिशंस को कि दुनिया को इसको बावर कराया जाए और दुनिया को इसके झिंझोड़ा जाए उनको ज़मीर को। तो दुनिया को नहीं मालूम ये कोई आज से जुल्म तो नहीं हो रहा, इतने साल हो गए हैं, 70 साल से ऊपर का अरसा हो गया जमील साहब, ये आज की बात तो नहीं है। क्या अवाम बार बार बताएं और बताएं, पूरी दुनिया को बताएं कि क्या हो रहा है कश्मीर में? जी हाँ, इंडिया जिस सरगर्मी के साथ ये जिस दीदा दिलेरी के साथ कर रहा है उसकी वजह है इंडिया को इस वक्त सहारा है और इंडिया का साथ दे रहा है अमेरिका। अमेरिका ने इंडिया को काउंटरवेट के तौर पर चाइना के सामने खड़ा किया है। इंडिया के अपने इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं यूरोप के साथ और अमेरिका के एलाइज के साथ, उसकी वजह से इनका ज़मीर नहीं झंझोड़ा जा रहा है। इसमें सिर्फ एक तरीका सबसे ज़्यादा कारगर हो सकता है और वो ये कि लोगों को पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत आगाही दी जाए और ये डोसियर जो कि ह्यूमन राइट कमिश्नर ने 2 डोसियर शाया किया है, उस डोसियर के मंदरजा ज़ात लोगों तक पहुंचाए जाएं ताकि उन हुकूमतों के खिलाफ वहाँ के लोग ह्यूमन राइट्स की, जो कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल चार्टर के भी खिलाफ है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के भी खिलाफ है, जेनेवा कन्वेंशन 49 के भी खिलाफ है, ये सारे के सारे कानून हैं। लेकिन अगर वो कान नहीं धरते पूरी दुनिया जो इस पर फैसला करने के लायक हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कुछ हमारे लिए, इस खित्ते के लिए और मुसलमानों के लिए कानून और बाकी जगहों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क़वानीन मुसलमानों के लिए कुछ और हैं और दूसरी ज़ाहिर उनके लिए कुछ और नज़र आते हैं। इतना जुल्म हो रहा है लेकिन कोई इस पर बात करने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ अब्दुल हमीद लोन साहब भी मौजूद थे, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। नाज़रीन, ज़रा फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर अभी भी नंबर 1 पर है और ये फ़ज़ाई आलूदगी इतनी बढ़ गई है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस दिया, इस पर कमेटी बनाने का हुक्म दिया और कहा कि पंजाब में कोई चीज़ ख़तरनाक नहीं है, ना ही कोरोना ना ही डेंगू, बल्कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये स्मोग है, ये फ़ज़ाई आलूदगी है। क्या वजह है ये फ़ज़ाई आलूदगी? वैसे तो हर साल ही हम देखते हैं कि इस तरह की सूरत हाल लाहौर में और पंजाब के दीगर शहरों में होती है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। सांस लेना मुश्किल हो गया है लोगों का, दिन में निकलना, शाम में निकलना, आँखों की बीमारियाँ यहाँ पर बढ़ गई हैं। लाहौर शहर में इतनी स्मोग है कि ऐसा लगता है फ़ज़ा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। क्या वजह है, बात करेंगे। इसी पर मौजूद हैं आयशा माजिद साहिबा, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा। क्या वजह है जब भी हम देखते हैं किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती है, स्मोक बढ़ती है, तो उसके पीछे अवामिल क्या होते हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर हम स्मॉग की बात करें और स्पेशली हम लाहौर में स्मॉग की बात करें तो FAO ने आज से कुछ साल पहले रिपोर्ट एक शाया की थी 2018 में, और उसमें उन्होंने ये रिवील किया था कि आपका जो स्मॉग है उसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस वक्त वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। आपकी 43% ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, जो आपके व्हीकल्स हैं। आप अगर ये देखें लाहौर में, और सिर्फ लाहौर में, बाकी भी जो आपकी शहर हैं उनमें गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हमें ये पता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो एक ओवरऑल ग्लोबली भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में भी और एयर पोल्यूशन में भी। तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो, लेकिन आयशा सिर्फ ट्रांसपोर्ट तो नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल जोन से आने वाला स्मोक है और फिर ज़ाहिर है वहाँ पर जो गैर कानूनी भट्टे हैं जिसमें पाबंदी लगाई गई, वो भी तो एक वजह हो सकते हैं ना? बिल्कुल, जो आपका ये इंडस्ट्रियल एरिया है वो आपका इंडस्ट्रियल जो भी आपके ब्रिक किन्स वगैरह हैं, ये आपका सेकंड बिगेस्ट सोर्स हैं पोल्यूशन का। और आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ट्रांसपोर्ट से भी और इंडस्ट्री से भी आपके जो एमिशंस हैं आप उनको कंट्रोल करें, बिकॉज आपका जो एयर क्वालिटी है वो आपकी लिवेबिलिटी सिटीज़ की जो है वो बिल्कुल ख़राब कर रहा है। आप देखें ना लोग बाहर निकल सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, और ये भी तजवीज़ दी जा रही है कोविड में वैसे बच्चों का इतना नुकसान हुआ और बच्चों के स्कूल्स बंद कर दें, लेकिन इसका कोई तदारुक होना बड़ा ज़रूरी है। आपने सही कहा आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ही इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट इसी पर बात करने के डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब,
वैसे ही अभी डेंगू का सामना, फिर कोरोना की वबा में हम लोग 2 साल से हैं, सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होती है तो फ़ज़ाई आलूदगी, जिसकी वजह से लोगों को दीगर जो बीमारियां हैं वो भी हो रही हैं। क्या करें और किस तरह बचें इन सब चीज़ों से? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी रियासत, हमारी हुकूमत और हमारी सिविल सोसाइटी ये अपना किरदार अदा नहीं करते, उस वक्त तक चीजों की बेहतरी की तरफ या कुछ तवक्को करना भी मैं समझता हूँ कि वो नहीं की जा सकती। इकदाम भी आपके सामने है कि जब कोविड हुआ हम आपके साथ कितना शोर मचाते रहे, कैसी चीजों के लिए, एंड द रिजल्ट इज देयर। फिर जब ये डेंगू का सीजन आया, डेंगू की खातिर जितनी हमने चीजें की, हम मतलब इन हुकूमत को अल्लाह जाने मतलब ये क्यों चाहते हैं कि हमेशा ही अवाम को किसी ना किसी सख्ती और सेहत खुदा न खास्ता की अवाम की ठीक ना हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बाय डिजाइन दे आर आस्किंग फॉर ऑल दैट। उस वक्त हमने डेंगू की खातिर शोर मचाया, आज से 4-6 महीने पहले कहा कि भाई लोगों 2019 में से आया था, 2021 के अंदर फिर इसका मतलब है ग्राफ पर कोई ना कोई हिफाजती इकदाम किए, लेकिन सुमैया आप समझती हैं कि ऐसा कतई तौर पर कोई कुछ ना किया गया, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली। अब समूह की खातिर मतलब कोर्ट जो है वो फैसले कर रही हैं, कोर्ट ने फैसला ये किया कि स्कूल बंद नहीं करेंगे। मतलब मेरे नजदीक मैं समझता हूँ तमाम तरह towards the courts कि why the courts have to take actions जो कि हुकूमत के करने के जो हुकूमत के करने के इकदाम हैं वो अदालतें ज़ाहिर उस पर इकदाम कर रही हैं। बड़ी अजीब बात है, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। ये वाकई फ़ज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन गई है, हुकूमत को इसके लिए वाकई कुछ ना कुछ सीरियस इकदाम करने होंगे, वरना लोगों की सेहत का मामला है। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।